Pranam student, I hope you are very good and healthy. Beta, now history chapter 2 page number 29. The topic is that sport of socialisms. ठीक है, बाय 1817 तक सोशलिस्ट जो आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, विचार थे, सामाजिक जो विचार थे, यूरोप्स में पूरी तरह स्प्रेड हो चुके थे, फैल चुके। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म ए इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। तो सभी जितने भी सोशलिस्ट थे, ठीक है, उन सभी ने एक इंटरनेशनल एक संस्था बताई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में सहयोग करने के लिए, और उसे नाम दिया गया सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। दे सेट अप फंड्स with the help member of time distress and demanded to reductions of the hours and right to votes। यहाँ पर ये बता रखा है कि जर्मनी और इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, मतलब संगठन बनाया, किस लिए? अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, या जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने फंड्स भी इस्टेब्लिश किए ताकि जब भी कभी भी उनके मेंबर्स को यानी कि लेबर्स ग्रुप्स को कभी भी डिस्ट्रेस होता है, संकट की स्थिति आती है, तो उसमें से उस फंड में से जो उन्होंने कुछ पैसे आपस में जोड़कर इकट्ठे किए उसमें से हेल्प हो सके। प्लस उन्होंने ये भी डिमांड की जो उनके वर्किंग आवर्स है जो 15 to 16 आवर्स होते थे, 12 आवर्स होते थे, उसमें कमी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। प्लस उन्होंने अपनी राइट टू वोट के लिए भी आवाज़ उठाई। In Germany, their associations work closely with the Social Democratic Party is the full form of, ये है शॉर्ट में SPD, and the help and win parliamentary seats. By 1905, Socialist and Trade Union formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. However, till 1914, Socialists never succeeded in forming the government in Europe, represented by the strong figure in the parliament politics. Their ideas, their show, their legislations पुट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू द रन कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो बेटा ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है जो लेबर पार्टीज़ थी, जो वर्कर्स थे जर्मनी में, ठीक है, वो एक पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। नंबर 1 मार्क कर लेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के क्या थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, ठीक है, ये वर्कर्स। दूसरी और ये पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय जो चुनाव होते हैं उसमें ये वर्कर्स उनकी हेल्प भी करते थे। अनदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस ने, यानी समाजवाद और जितने भी ट्रेड यूनियंस थे, व्यापारी संगठन थे, उन्होंने मिलकर सेकंड पार्टी बनाई, दैट वाज द लेबर पार्टी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। थर्ड पार्टी बनी फ्रांस में, जिसे सोशलिस्ट पार्टी कहा, समाजवाद पार्टी कहा गया। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 1940 तक जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी, ये जो पार्टियाँ हैं, इन्हें कोई भी सक्सेस अचीव नहीं हुई यूरोप में, बिकॉज लेकिन इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनके जो प्रतिनिधि थे, जहाँ से इलेक्शन होते थे वहाँ से ये जीत तो जाते थे, ठीक है, लेकिन ये सरकार बना नहीं पाते थे। और ये जो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स की पार्टी होती थी उसमें ये लेजिस्लेशन का काम करते थे, कानून बनाने की प्रक्रिया में हेल्प ज़रूर करते थे, लेकिन जो वास्तविक सरकार होती थी, ओरिजिनल जो गवर्नमेंट्स होती थी, वो केवल कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स की ही होती थी। ये आप फिगर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक तरह का रेवोल्यूशन के थ्रू दिखा रहा है ये पेरिस में। यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे रेड फ्लैग का जो यूज़ किया गया था वो इंडिकेट करता था रेवोल्यूशनरीज़ के लिए। लास्ट हमने पढ़ जो था जो मर्सियल्स जो सॉन्ग्स था जो 1792 में युद्ध के समय गाया गया था, और ये सिंबल किसका था? लिबर्टी, स्ट्रगल ऑफ लिबर्टी का ये सॉन्ग इंडिकेट करता था। नाउ वी विल डिस्कस द पेज द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इन यूरोप स्टेट। दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स, सोशलिस्ट टुक over the government in Russia through the October Revolution in 1917, the fall of monarchy in Feb 1917, and events the October are normally called the Russian Revolution। तो बेटा यहाँ पे ये बता रखा है कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें से जो रशिया था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, उसकी जो स्थिति थी बिल्कुल अपोजिट थी, ठीक है। जो सोशलिस्ट थे वहाँ पे रशिया में, वो वहाँ पे सरकार
बनाना चाहते थे, जिसके कारण वहाँ पर अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी कि अक्टूबर की क्रांति जिसे कहा गया है 1917 में, 1917 में। ठीक है, फेब 1970 में क्या हुआ, जो मोनार्क था, राजतंत्र था, उसका विनाश हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, और इसी घटना के साथ ही अक्टूबर की जो रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट हुआ है। ये सब दोनों कंडीशन, यानी कि फॉल ऑफ मोनार्ची और अक्टूबर रेवोल्यूशन का स्टार्ट होना, ये दोनों चीज़ें मिलकर ही क्या कहलाती हैं, रशियन रेवोल्यूशन कहलाती है, रूस की क्रांति कहलाती है। सबसे पहले हाउ डिड द लेबर दिस कम ले अबाउट, कि ये स्थिति कैसे हुई, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन रशिया में जो रेवोल्यूशन अकर्ड हुआ उससे सामाजिक या राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस द रशिया ए फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये सब स्थिति कहाँ, क्या, क्यों स्टार्ट हुआ ये रेवोल्यूशन, उससे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो पहले जो रशिया था वो कैसा था, क्या वहाँ का सरकमस्टेंस थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। रशियन एम्पायर इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। अंडरलाइन कर लेना बेटा, जो मैंने अंडरलाइन दिख रहा है आपको। ठीक है, 1914 में जार निकोलस ने क्या करता था, रशिया पर और उस पूरे साम्राज्य पर रूल करता था। बिसाइड टेरिटरीज ऑफ मॉस्को, रशियन एम्पायर इंक्लूड करंट days Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, Brussels. It touches the Pacific and comprises today Central Asian state as well, Georgia, Armenia, or Azerbaijan. The majority religion of the Russian Orthodox Christianity had grown onto Greek Orthodox Church, but the empire include the Catholic, Protestant, Muslims and Buddhist. तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जहाँ पर जो रशियन एम्पायर था उसके अलावा वहाँ पर मॉस्को की जो भू क्षेत्र थे वो थे। इसके अलावा करंट में जो ये देश है, फिनलैंड, लताविया, लुथानिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, ये सब भी क्या थे, रशिया के ही एम्पायर में आते थे। इसके अलावा ये रशिया पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ था और करंटली जो सेंट्रल एशिया के जो स्टेट हैं, जिसमें आपका जॉर्जिया, अर्मेनिया, अर्मेनिया, ये सारे आते थे। वहाँ पर जो धर्म था, मेजॉरिटी में जो बहुमत में जो धर्म था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो किससे डेवलप हुआ था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के थ्रू ही, यानी कि एक धर्म की ब्रांच ये थी जिसमें से ये नया धर्म डेवलप हुआ था, जिसे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कहते हैं। यानी कि मेजॉरिटी में कौन था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। इसके अलावा उस क्षेत्र में ये रेस्ट ऑफ रिलीजन्स भी अवेलेबल थे, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जार निकोलस की फ़ोटो दिखा रखी है, कहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, विंटर पैलेस के अंदर व्हाइट हॉल के अंदर है ये जार निकोलस इन 1990। ये पेंटेड की थी अर्नेस्ट लिपगार्ड ने। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी और सोसाइटी थी वो क्या थी। सम पिक्चर्स आर अवेलेबल हेयर। अनएम्प्लॉयमेंट पीसेंट्स इन द प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग, मैनी सर्वाइव्ड ईटिंग द चैरिटेबल किचन ऑफ लिविंग ऑन पावर हाउस। यहाँ पे युद्ध से पहले जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो बेरोजगारी थी वो देख रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, चैरिटेबल जो संस्थाएं होती हैं, चैरिटी ONG जैसे हमारे यहाँ पर होती हैं, उन किचन्स में ये खाना इकट्ठा खाते थे और इनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर जो वर्कर्स को फैक्ट्री में जो लेबर्स काम करते थे उनके रहने के लिए जो बंकर्स बनाए थे, या उनको डॉर्मेट्री कहा जाता। प्री रेवोल्यूशनरी रशिया, रशियन क्रांति से पहले रशिया में जो स्थिति थी वो ऐसी थी। ये क्या था, दे स्लेप्ट इन शिफ्ट, वहाँ या शिफ्ट में सोचे थे, यानी कि लोगों को सोने की व्यवस्था भी नहीं थी, ओपनली स्पेस एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विद देम, और अपने परिवारों को भी साथ में नहीं रख सकते थे। तो बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, देखिए आप अंडरलाइन करते हुए चलना। ठीक है, 20वीं सेंचुरीज़ में, बिगिनिंग में 20वीं सेंचुरी में वहाँ पे रशिया में जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर्स थी। 85% जो रशियन पॉपुलेशंस थी वो अपनी जीविका कमाने के लिए, यानी कि अर्न देयर लिविंग विद एग्रीकल्चर्स। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। अपनी 85% क्या करती थी, अपनी जीविका, अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर वर्क पर ही डिपेंड थी। इसके अलावा जो प्रपोर्शन यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट का था, पूरे यूरोप के अंदर ही रशिया का एक पार्ट आता है, वो बाकी देशों की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा था। फॉर इंस्टेंस फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज 40% एंड 60। फ्रांस में 40% किसान थे, जर्मनी में 50% थे। इन द पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर मार्केट्स, यहाँ के जो कल्टिवेटर्स थे, कृषक थे, अनाज उत्पन्न करने वाले, वो मार्केट के साथ साथ जैसे अपनी वस्तु, अपनी नीड्स के लिए तो ग्रेन्स को उपजाते थे, अनाज को उपजाते थे या उगाते थे, लेकिन उसके अलावा भी वो बाज़ार में बेचने के लिए भी उगाते थे। इसके अलावा उस समय जो रशिया था वो एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स था, यानी कि अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी था। आप अंडरलाइन कर लेना। रशिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पॉकेट्स का मतलब एक बहुत सीमित क्षेत्र में थी। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थी।
मेनली जो वर्क किया जाता था वो क्राफ्टमैन्स के थ्रू किया जाता है। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जो भी उत्पादन किया जाता है वो कारीगरों के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी थी, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर कारीगर वर्कशॉप भी बनाई गई थी। मैनी फैक्ट्रीज जो सेटअप हुई रशिया में वो 1890s में सेटअप हुई थी, जब रेलवे लाइनों का वहाँ पर एक्सपैंड हो रहा था, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश हो रहा था, तब वहाँ पे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, जो फॉरेनर्स होते हैं वो रशिया में क्या करने लगे, इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करने लगे, क्योंकि जो भी बड़ी बड़े देश होते हैं वो वहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावनाएं होती हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। कोल प्रोडक्शंस भी उस समय डबल हो गया, और आयरन और स्टील जो प्रोडक्शन है वो क्वार्टर डबल हो गया, यानी कि 4 गुना बढ़ गया। बट द 1900 तक इस एरिया ऑफ फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्टमैन आर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। 1900 तक जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्टमैन्स थे, यानी कि जो कारीगर थे, उनकी जो संख्या है बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि पहले क्या थे, सारा काम कारीगर ही करते थे, क्राफ्टमैन्स भी करते थे। अब यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंडस्ट्रीज़ वर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्री। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको सुपरवाइज करती थी ताकि वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिले और उनके काम के घंटे भी फिक्स हों। बट जो गवर्नमेंट के द्वारा फैक्ट्री में इंस्पेक्टर अपॉइंट किए गए थे, कुड नॉट प्रिवेंट द रूल्स बीइंग ब्रोकन। वो भी इन फैक्ट्रीज़ में रूल्स को ब्रेक होने से नहीं रोक पाते थे, क्योंकि जो प्राइवेट बिजनेसमैन होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करता है और वो लेबर्स के वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं करता है, वो उनको एक्सप्लॉयटेशंस करता है, जहाँ पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी उन रूल्स को तोड़ने से नहीं रोक पाते थे। क्राफ्ट यूनिट्स लगाई थी, यानी कि कारीगरों की इकाइयाँ थी, छोटी वर्कशॉप्स थी जो कितने घंटे, सम टाइम 15 आवर्स काम करती थी। और कभी कभी फैक्ट्री में काम, देखो यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन का बता रहा है 15 आवर्स कम, और फैक्ट्री में काम करने वाले 10 to 12 आवर्स काम करते थे। अकोमोडेशंस वेरिड फ्रॉम रूम्स और डॉर्मेट्स। उनके रहने के लिए रूम्स भी बनाए गए थे और डॉर्मेटर्स भी बनाए गए थे, जो आप देख सकते हैं ये ओपनली स्पेस है।